आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है विभिन्न चरणों वाली आहार श्रृंखला के उदाहरण लिखिए। इनमें से किस स्तर पर ऊर्जा अधिक उपलब्ध होगी? इनमें से कौन सी श्रृंखला जैव घटकों की संरचना दर्शाती है? तो दोस्तों, हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जो विभिन्न चरणों वाली आहार श्रृंखला होती है उसका हमें उदाहरण देना है और फिर किस स्तर में ऊर्जा सबसे अधिक होगी उस स्तर को हमें बताना है, तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों इन सब में से हमें बताना है कि कौन सी श्रृंखला जैव घटकों को दर्शाती है। तो दोस्तों, चित्र में प्रदर्शित है एक पारितंत्र की संरचना जिसे हम थल पारितंत्र के नाम से या स्थल पारितंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों, इस पारितंत्र में अलग अलग पोषी स्तर होते हैं, जैसे कि यह पहला पौधे तथा दूसरा यह चूहा जो कि उपभोक्ता होता है, क्योंकि दोस्तों जो पौधे होते हैं यह उत्पादक की श्रेणी में आते हैं क्योंकि यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और जो इस उत्पादक को खाता है उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तथा जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं उसे हम द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। तथा जो उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता का उपभोग करता है उसे हम तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि विभिन्न चरणों वाली खाद्य श्रृंखला का उदाहरण जिस प्रकार की हमने देख लिया। पहला होता है उत्पादक। तो दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं विभिन्न खाद्य श्रृंखला के उदाहरण। पहला होता है उत्पादक, तथा अगर दूसरी देखें हम तो प्रथम उपभोक्ता, तथा इसके अतिरिक्त द्वितीय उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता। इसी प्रकार से यह खाद्य श्रृंखला चलती रहती है अपघटक तक। कहाँ तक चलती है? यह अपघटक तक। और दोस्तों, इसमें 5 पोषी स्तर तक यह घटनाएं चलती हैं। कब तक? 5 पोषी स्तर तक। तो दोस्तों, यह तो हो गए इसके उदाहरण। अब देखते हैं कि इनमें से किस पोषी स्तर पर अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार की हमने देखा कि जो पौधे होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है वह पौधे से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि दोस्तों पौधे ही ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यह लगभग सूर्य से 1 से 2% ऊर्जा लेती है, यानी कि सौर विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि पौधे के पास लगभग 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी? 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो दोस्तों, इसका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण इन खरगोश में होगा, क्योंकि दोस्तों 10% ऊर्जा नियम के अंतर्गत 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो यह 100 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करेगा। और बाकी की जो 90% ऊर्जा होती है वह 90% ऊर्जा जैविक कार्यों में चली जाती है। कौन से कार्यों में? जैविक कार्यों में या वातावरण में विस्तृत हो जाती हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि यह जो सांप होता है इस प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करता है। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि यह द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो इसका 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा और बाकी का जो 90% ऊर्जा होती है वह जैविक कार्यों में चली जाती है, ठीक है। तो इसका 10% यानी कि 10 किलो कैलोरी ऊर्जा। और जब इस सांप को यह चील खाता है तो इसकी भी 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि सिर्फ 1 किलो कैलोरी ऊर्जा चील को प्राप्त होगी। और दोस्तों, जिस प्रकार से जो ऊर्जा स्तर बढ़ता जाता है उसी प्रकार के जीवों की संख्या कम होती जाती है और इसमें क्या होगा कि 90% ऊर्जा माइनस में यानी कि वातावरण में विसरित हो जाएगी और 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होगा। और इस प्रकार की ऊर्जा को ऊर्जा स्थानांतरण कहते हैं और इसे 10% का नियम भी कहा गया है। ऊर्जा का 10% नियम या 10% लिंडमान का नियम भी कहा गया है। तो दोस्तों,
हमने देखा कि जो पौधे होते हैं, उत्पादक होते हैं, इनमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं कि इसके बाद इसमें या उत्पादक में सबसे अधिक या अधिक ऊर्जा होती है। तथा इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी श्रृंखला जैव घटकों की संरचना दर्शाती है। तो दोस्तों यह सभी जीवधारी हैं, यह सभी जैव हैं। लेकिन दोस्तों पारितंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं। पहला होता है जैव या जैव घटक तथा दूसरा होता है अजैव घटक या अजैविक घटक। तो दोस्तों जैव घटक के अंतर्गत जितने भी जीवधारी हो जाते हैं सजीव, वह सब जीवधारी जैव घटक के अंतर्गत आ जाते हैं। तथा अजैविक घटक के अंतर्गत जैसे कि जिनमें कोई जीव नहीं होता है, जैसे कि वायु या हवा तथा जल और मिट्टी या मृदा, ठीक है। तो दोस्तों जो ये सभी जीवधारी हैं, ये सभी जीवधारी जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।